हेलो एवरीवन। तो केमिस्ट्री 12th क्लास में हमारा 9th चैप्टर चल रहा था और हम कल पार्ट 1 वीडियो में उप सह संयोजन यौगिकों की ऑक्सीकरण निकालना और नामकरण करना का सिखा रहे थे, पढ़ रहे थे। मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो ऑटोमेटिक आधा में बंद हो गया, तो उसमें और भी आगे लॉन्ग टर्म में था वीडियो, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस कराए थे। और बर्नर का एक नियम होता है, सिद्धांत का नियम, वो जरूरी होता है 12th क्लास के लिए, तो बर्नर का नियम भी समझाए थे। लेकिन मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण ऑटोमेटिकली मेरा कैमरा बंद हो गया, तो फिर आगे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग उप सहसंयोजन का ही आधा अंश इसमें है। इसमें हम रिवीजन करेंगे, कि प्रैक्टिस करेंगे कि उप सहसंयोजन का कितना कैसे नामकरण किया जाता है। उसमें हम समझाए थे, लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारा करेंगे ना, एग्जाम्पल्स देखेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में हम लोग बर्नर का जो सिद्धांत होता है वो भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आपको पहले से पता होगा कि ये नामकरण करने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी होता है, निकालने आता होगा। नहीं आता है तो आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, और इसमें भी हम बताएंगे क्योंकि इसके सहारे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि हमें इसका नामकरण करना है K4 FeCN का होल 6। ठीक है, इसका नामकरण मान लीजिए करना है। फिर NiCO का होल 4, इसका मान लीजिए नामकरण करना है। क्रोमियम NH3 का होल 6 Cl3, तो इसका नामकरण करना है। और भी करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, और भी करेंगे नामकरण, लेकिन पहले हम बताते हैं कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, तभी नामकरण हो पाएगा। तो इसका नामकरण करने के लिए हम कुछ चरण लिखवाए थे, आप लोगों को याद होगा तो, कि किस किस कौन कौन से चरण में नामकरण किया जाता है। पहले चरण में नामकरण हम केटायन का करते हैं, ठीक है, और दूसरे चरण में किसका नामकरण करते हैं, केटायन के बाद लिगैंड का करते हैं, ठीक है, लिगैंड का करते हैं। और तीसरा चरण में हम लोग केंद्रीय धातु का करेंगे नामकरण, केंद्रीय परमाणु का नामकरण करना होता है। चौथा स्टेप में हमारा क्या कहता है कि आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसका? केंद्रीय धातु का निकालना है, आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या वो भी किसमें लिखना है? रोमन में लिखना है, याद कीजिएगा, उसको रोमन में लिखना है। पांचवा स्टेप कहता है कि आपको एनायन का नामकरण करना है। मात्र 5 स्टेप, फिर आपका नामकरण करने की सारी झंझट चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। 5 स्टेप क्या है? पहले केटायन का नामकरण करना है, फिर लिगैंड का करना है, फिर आपका केंद्रीय धातु का करना है, फिर उसका ऑक्सीकरण निकालना है, फिर एनायन का करना है। ठीक है, तो करते हैं उस रूल के अनुसार। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या करना है? केटायन की शुरुआत करना है। केटायन होता है कि आपको पता होगा, इस बारे ब्रैकेट को बोलते हैं उप सहसंयोजन क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट वाले वीडियो में हम सारा परिचय करा है कि इसको क्या कहते हैं। ब्रैकेट के इस पार वालों को बोलते हैं केटायन, और ब्रैकेट के इस पार होगा तो बोलेंगे एनायन। जैसे कि इस ब्रैकेट में देखिए इस पार दिखाई दे रहा है कि एनायन है, अगर इस तरफ है तो क्या है? वो केटायन है। तो इसका नामकरण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? केटायन देखना होगा। केटायन है क्या? है पोटेशियम। तो इसके लिए हमें जो भी न संख्या दिया है उसको जिक्र नहीं करते हैं, संख्या सिर्फ अंदर वाले को जिक्र करते हैं। इस संख्या को भूल जाना है। जो जो आपका तत्व है उसको नाम याद कीजिए, क्या है? पोटेशियम। तो केटायन का नाम क्या है? आपका पोटेशियम। तो आप यहाँ पर नामकरण कैसे करेंगे? पोटेशियम लिख लेंगे। ठीक है, आपका केटायन का नामकरण हो गया। अब आप आइए इस ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर में भी किसको करना है? आपको छोटा वाला ब्रैकेट दिख रहा होगा, छोटा वाला, इसको बोलते हैं लिगैंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिगैंड। तो आपको लिगैंड का नामकरण करना है। लिगैंड क्या है आपका? सीएन। सीएन को बोलते हैं साइनो, लेकिन सीएन अकेला नहीं है, सीएन कितना है? 6 है। केमिस्ट्री में 6 को क्या बोलते हैं जी? हेक्सा बोलते हैं, यानी कि हेक्सा साइनो। क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो। 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप कर रहा है कि उसके बाद आप केंद्रीय धातु का नाम लीजिए। केंद्रीय धातु मतलब ये जो आपका धातु होता है, डी ब्लॉक के तत्व, सेंट्रल, जो अपने आपस में लिगैंड को जोड़ के रखते हैं। तो ये लिगैंड हो गया, और ये हमारा मेन जो परमाणु होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। तो ये हमारा मेन धातु हो गया, इसको बोलेंगे एफी। तो एफी को बोलते हैं फेरेट। क्या बोलते हैं इसको? फेरेट बोलते हैं। ये हमारा फेरेट हो गया। चौथा स्टेप कर रहा है उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। यही तो मेन होता है, और ये हम सिखा चुके हैं पार्ट 1 में कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण। देखिए, आपको निकालना है केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण, इसमें आपको लोहा का निकालना है ऑक्सीकरण। तो जिसका निकालना होता है आप उसका एक्स मान लीजिए, और बाकी सब देखिए। ऑक्सीकरण निकालने के लिए अगर इसका निकालना है तो आपको इसका और इसका पता होना चाहिए, तभी आप ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं। और पता नहीं है तो इसलिए हम छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें आपको किसका कितना ऑक्सीकरण होता है उप सहसंयोजन वाले में ही उसका हम लिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, इतना ही काम के है, इससे आगे आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। लोहा का निकालना है ऑक्सीकरण, उसको हम एक्स मान लिए। लेकिन पोटेशियम का हमारा जो है, पोटेशियम का कितना होता है? वो +1 होता है।
तो पोटेशियम कितना होता है 1, लेकिन पोटेशियम एक नहीं है, कितने परमाणु है 4 परमाणु है, 4 से गुना कर देंगे। इनके और इनके बीच में पोटेशियम और फेरस के बीच में क्या करना होता है, प्लस का चिन्ह करना होता है। और लोहा को तो हम x मान लिए, लोहा और स्टील के बीच में भी क्या करना होता है, प्लस करना होता है। Cn का कितना होता है, एक Cn का आपका होता है -1, कितना होता है -1, ये आपका लिख दिए -1, लेकिन ये Cn अकेला थोड़ी है, कितना है 6 परमाणु के साथ में, लिख देंगे 6, बराबर लिख देंगे 0, 0 क्यों, क्योंकि इसके आयन जो चार्ज होते हैं तो बराबर उस पर लिखे जाते हैं, नहीं होता है तो 0 लिखते हैं। इस प्रकार से अगर हम सॉल्व करते हैं तो पता ही होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे x का x, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 बराबर 0। सॉल्व करेंगे -2 आएगा और इसको बराबर भेजेंगे ना x की वैल्यू निकालने के लिए इस बार, तो +2 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण आपका कितना आने वाला है 2 आने वाला है। तो लेकिन ऑक्सीकरण को क्या लिखना होता है, रोमन में लिखना होता है, तो क्या लिख देंगे, रोमन में लिख देंगे 2। पांचवा स्टेप कर रहा है कि एनायन का नामकरण कीजिए। क्या आपको इसमें एनायन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब मत कीजिए, आपका नामकरण ये हो गया, इतना ही तक रहेगा। एनायन मतलब इस तरफ होता है, उसको बोलते हैं। तो ठीक है, ये ऐसे हम लोग नामकरण कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप याद रहेगा तो सबसे पहले कहाँ जाना है, हमें केटायन को ढूंढना है, केटायन नहीं है, केटायन हो गया, आपको ब्रैकेट में जाना है, लिगैंड को ढूंढना है, लिगैंड का नाम करना है, फिर फेरेट का नाम करना है, मतलब जो भी केंद्रीय होगा, फिर उसका ऑक्सीकरण निकालिए, उसको रोमन में लिखिए, एनायन है तो एनायन नाम दे दीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, करते करते हो जाएगा अभ्यास, बहुत सिंपल है। इसको देखिए, केटायन है बिल्कुल नहीं, एनायन है बिल्कुल नहीं, जो है आपका उपसंयोजन क्षेत्र है, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या करना है आपको, केटायन तो है नहीं, तो लिगैंड पे आ जाइए डायरेक्टली, लिगैंड पे आए। लिगैंड हमारा क्या है, तो लिगैंड हमारा इसमें है CO, उसको बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल कितना है, 4 है, कार्बोनिल कितना है 4 है, तो 4 को बोलते हैं केमिस्ट्री में टेट्रा, क्या बोलते हैं टेट्रा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, क्या लिखेंगे हम, टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा मतलब 4 तो हमारा क्या है, कार्बोनिल है, ठीक है। पहले ना केटायन नहीं किए, लिगैंड से शुरू करें, टेट्रा कार्बोनिल हो गया। अब इसके बाद आपका किसका नंबर है, आपका केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु कौन है, निकिल है, तो क्या लिखेंगे, निकिल, क्या लिखेंगे, निकिल। और उसके बाद पता ही आपको निकिल का ऑक्सीकरण निकालना होता है। क्या है, पांचवा चौथा स्टेप, निकिल का निकालिए ऑक्सीकरण। निकिल का निकालेंगे ऑक्सीकरण, तो पता ही होगा, हम निकिल को मान लिए x, ठीक है, निकिल और कोबाल्ट के बीच में डालेंगे प्लस का चिन्ह, और यह जो CO दिख रहा है, कोबाल्ट से CO दिख रहा है, CO कितना माने 0 होता है, CO कितना वैल्यू होता है 0, 0 कितना है 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर में 0 होता है, पता ही होगा। तो यहाँ से ले दे के कैसे भी करके आपको 0 ही आने वाला है सॉल्व करने के बाद। ये आपका नामकरण हो गया निकिल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ये उप सहसंयोजन यौगिक का क्या करना, नामकरण करना हम लोग सीख गए। और इस वाले स्टेप पे क्या करना है आपको पता ही चल गया होगा, केटायन है नहीं, तो शुरू कहाँ से करना है, हमें लिगैंड से शुरू करना है। लिगैंड से जब शुरू करेंगे, लिगैंड है आपका क्या, एमीन है, लिगैंड एमीन है, लेकिन संख्या कितनी है 6 है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा यानी कि एमीन, हेक्सा एमीन हो गया, हेक्सा एमीन। उसके बाद कि यहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है, केंद्रीय धातु पे जाना है। क्या है आपका, क्रोमियम, क्या है आपका, क्रोमियम है ना, क्रोमियम, हेक्सा एमीन क्रोमियम, हेक्सा एमीन क्रोमियम, ये हो गया। अब इसका निकालिए ऑक्सीकरण। अब तो निकालने आ गया होगा ऑक्सीकरण कैसे निकालता है, हम पार्ट 1 में लॉन्ग टर्म में सिखाए, इसमें शॉर्ट में भी सिखाते हैं कैसे। देखिए, ऑक्सीकरण निकालने के लिए आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, x मानने की जरूरत नहीं, बस कुछ नहीं करना। आप इतना सोच लीजिए, NH3 को तो हम 0 बोलते हैं, NH3 का कितना वैल्यू होता है 0, बताया था ना कि अगर इसका निकालना है तो आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए, ऑक्सीकरण नहीं इनका होता है। तो NH3 का ऑक्सीकरण पहले से बता रहे हैं आपको, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। क्या होता है इसका वैल्यू, 0 होता है। तो आप सोच लीजिए कि अरे बाबा NH3 का तो वैल्यू आपका हो गया 0, 0 में 6 से गुना कर दिए, हो गया 0, और एक Cl का वैल्यू होता है -1, फिर इसको गुना करेंगे हो जाएगा -3, बराबर में रहता है 0। तो यानी क्रोमियम का जब हमें निकालना है, क्रोमियम का जब निकालना है तो ये 0 हो गया, ये -3 हो जाएगा, हो जाएगा +3, क्या आने वाला है, +3 आने वाला है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये आपका वैल्यू टोटल 0 हो गया, यहाँ से -1 रखेंगे, -3 हो जाएगा, यहाँ पे रोमन में डाल देंगे तो 3। केटायन तो इसका नहीं था, है ना। पांचवा स्टेप क्या करा, एनायन, क्या इसमें एनायन है, बिल्कुल है, एनायन जो भी है लिख लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केटायन हो चाहे एनायन हो, उसकी संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिया है वो लिख लीजिए। क्योंकि एनायन है तो क्लोरीन को ना ऐड करके बोलना पड़ेगा, ठीक है, जैसे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, जो आयन होते हैं ना ऋणायन वाले, उसको हम आइड कह के बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्लोराइड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्लोराइड। नाम हो गया हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, है ना इजी। तो और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी करके दिखाते हैं, ठीक है। अब तो और रफ्तार बन गई होगी हमारी, तो और करते हैं प्रैक्टिस, और करते हैं प्रैक्टिस, ठीक ना। उसमें हम लॉन्ग टर्म पे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीकरण नहीं निकालेंगे, शॉर्ट में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे।
तो और कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, इसका नाम करना है CO NH3 का होल 5 H2O, ठीक है H2O, और आपका इधर हो गया Cl3, इसका नामकरण करना है। फिर आपका हो जाएगा मान लीजिए Cr COH2O का होल 4 Cl2, इधर आपका Br हो जाएगा, इसका नामकरण करना है। ठीक है, 3 नामकरण करके देखते हैं क्या होता है रिजल्ट इसका। तो वही आपका तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना है, केटायन है बिल्कुल नहीं, आना है लिगेंड पे। ये दोनों लिगेंड ही है, NH2 और Cl2 क्या है, लिगेंड है। तो 2 लिगेंड है हमारे पास, लिगेंड का नामकरण करना है। लेकिन पहले करना किसको है, क्योंकि 2 टाइप के हैं, एक आपके ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में नहीं है। तो पहले आपको उसका करना है जो ब्रैकेट में नहीं है। कौन ब्रैकेट में नहीं है, क्लोरीन नहीं है। और क्लोरीन है कितना, 2। अंदर वाले का संख्या मायने रखता है कितना है, लेकिन बाहर वाले का जो भी आपका लिगेंड वाले बाहर वाले जो है ना, उसकी खास का मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे लिखना पड़ेगा। अगर 2 क्लोरीन है तो लिखिए डाई, 2 क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, तो लिखिए डाई क्लोरो, क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोरो, क्योंकि वो अंदर में है, लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। लास्ट में होता है तो आइड लगाना पड़ता है, क्योंकि एनायन के रूप में है। यही अंतर है इसका, डाई क्लोरो डाई एमिन। डाई क्लोरो क्या बोलेंगे, डाई एमिन। ये डाई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि संख्या 2 है, और 2 को बोलते हैं डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ऐसा नाम आपको याद होना चाहिए। डाई क्लोरो डाई एमिन। उसके बाद पता ही हो क्या करना है हमें, केंद्रीय धातु का नाम क्या है आपका, प्लेटिनम है, तो लिख देंगे प्लेटिनम। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसका ऑक्सीकरण निकालना है। तो सोच लीजिए ऑक्सीकरण क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका इसका 0 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान रखेंगे -1, 2 से गुना करेंगे -2, उधर जाकर हो जाएगा +2, मिला जुला के रोमन में 2 आने वाला है। एनायन है नहीं, इसका नामकरण हो गया डाई क्लोरो डाई एमिन प्लेटिनम 2, डाई क्लोरो डाई एमिन प्लेटिनम 2, ये आपका हो गया नाम इसका। चलिए कोबाल्ट का नामकरण करते हैं एक दूसरे वाले का। तो इसका केटायन है क्या, नहीं है, केटायन नहीं है। तो आइए लिगेंड पे, लिगेंड भी 2 है, तो पता ही होगा कौन सा पहले नामकरण करेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर है। जल, जल को बोलते हैं एक्वा, कितना क्या बोलते हैं, एक्वा। एक्वा है कितना, जल 1 है, 2 होता तो डाई एक्वा, 3 होता तो ट्राई एक्वा, लेकिन है 1, तो लिख देंगे एक्वा। अब आते हैं इस पे, एमिन कितना है, 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, ये हमारा हो जाएगा पेंटा एमिन। क्या हो जाएगा, पेंटा एमिन। उसके बाद पता है किसका नाम बोलना है, कोबाल्ट बोलना है। कोबाल्ट के बाद ऑक्सीकरण निकालना है, निकाल लीजिए ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, इसका टोटल 0, इसका भी 0, इसका 0, NH3 क्या होता है 0, जल का क्या होता है 0, सब 0 होने वाला है। तो यहाँ पे क्लोरीन का मान भी रखेंगे -1, 3 से गुना करेंगे -3, तो ऑक्सीजन क्या आने वाला है, इसका 3rd आने वाला है। क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। लेकिन इसके लास्ट में भी कुछ रह गया है, जिसको बोलते हैं एनायन। एनायन को भी देना होता है नाम, लेकिन संख्या से मायने नहीं रखना, सिर्फ एनायन का जो सदस्य है उसका नाम बोलना होता है। क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन लास्ट में है ना, तो इसका नाम दे देंगे क्लोराइड। क्या नाम दे देंगे, क्लोराइड। तो हो गया नाम एक्वा पेंटा एमिन, एक्वा पेंटा एमिन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसका नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे नामकरण इसका, तो देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो इसमें केटायन नहीं है, तो आइए लिगेंड पे, लिगेंड 2 है, एक ब्रैकेट में नहीं है, तो पता ही होगा किसे करना है, जो ब्रैकेट में नहीं है। क्या नाम है इसका, डाई क्लोरो। क्या नाम है, डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है ना, डाई क्लोरो। जल कितने हैं, 4 है, टेट्रा इक्वा, टेट्रा इक्वा, टेट्रा इक्वा हो गया लिगेंड का नाम। केंद्रीय धातु क्या है आपका, क्रोमियम। क्या नाम है इसका, क्रोमियम। क्या नाम है, क्रोमियम। ऑक्सीकरण आप सोच लिए होंगे, ऑक्सीकरण में इसका वैल्यू 0 होने वाला है। क्लोरीन का -1 रखेंगे, 2 से गुना करेंगे -2 यहाँ आने वाला है। ब्रोमीन का भी -1 होता है, मिला जुला के -3 आने वाला है इस साइड, और बॉर्डर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + 3, यानी कि इसको रोमन में लिख देंगे ऐसा। ये लिखने के बाद एक और स्टेप बच रहा है एनायन का, ब्रैकेट इस पार जो होते हैं उसको एनायन कहते हैं, उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी लास्ट में नाम दे देना होता है। तो ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ब्रोमाइड। एनायन ग्रुप में जब बोलना होता है आइड जोड़ना पड़ता है, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड है ना, जैसे Cl था तो क्लोराइड, ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड। तो समझ में आ गया होगा कैसे नामकरण करना है। और भी नामकरण करना चाहते हैं और करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। तो और एक बार और 3 प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्नर सिद्धांत, ठीक है, देखेंगे वर्नर सिद्धांत। और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि और सरल कितने सारे नामकरण हो सकता है। अब नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, सब चीज कर लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के आगे भी पढ़ते रहेंगे, जो जो आएगा इंपॉर्टेंट चीजें सबके बारे में आपको पढ़ना है, और हम छोड़ेंगे नहीं, इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। तो आगे आते हैं, आपका 6 देख चुके हैं, ये हमारा 7वां नंबर का है क्वेश्चन। तो 7वां नंबर देखते हैं, इसमें लेना है हमें कोबाल्ट
Cl3 सॉरी NH3 का होल 3 CO Br2, इसका नामकरण करना है। 8वां है PT I4 2 माइनस, आयन वाला भी करना है। और 9वां है आपका Hg Cl4 2 माइनस, Cl3 कर लेते हैं, चलिए Cl3 कर लेते हैं, 2 माइनस हो गया। और 10 भी ले लें, 9 ही सही है ना, ले लेते हैं। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए केटायन है नहीं है, लिगैंड पे आइए, लिगैंड 2 है, वही तरीका है, बाहर वाले कर लेते हैं। कार्बोनिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनिल, एक है ना कार्बोनिल, फिर ये आपका हो जाएगा 5, क्योंकि 5 और 6 लिगैंड होते हैं ना यहाँ पे। तो कार्बोनिल 5 एमीन है, तो क्या बोलेंगे आपको, पेंटा एमीन, क्या बोलेंगे, पेंटा एमीन। फिर इसका नाम देना होता है, पता होगा, अब तो 8 होगी, क्या नाम देना है, कोबाल्ट नाम देना है। फिर ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन पता होगा 0 0, सब कहानी 0 होने वाला है। ब्रोमीन के रखेंगे -1, -1 में 2 से गुना करेंगे, -2 होने वाला है, मिलके क्या हो जाएगा, ब्रोमन में 2। ठीक है, एनायन है, बिल्कुल है, क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। ये हो गया इसका नामकरण। इसका नामकरण देखिए, आयन से घबराने की जरूरत नहीं है, आयन वाले भी बहुत ईजी है, ये आपका ऑक्सीजन में हेल्प करेंगे। लिगैंड पे, लिगैंड क्या है आपका, 4 आयोडीन है, तो बोलेंगे टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो हो गया, टेट्रा आयोडो। प्लेटिनम पे आइए, क्या नाम है इसका, प्लेटिनम, टेट्रा आयोडो प्लेटिनम हो गया। अब इसका बात है ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण निकालिए, इसको x मान लेना है। आयोडीन का कितना होता है, -1, -1 में 4 से गुना कर देंगे, होता है -1, तो -1 में 4 से गुना कर देंगे, और बराबर के उस पर जो 0 लिखते थे ना, अब लिख देंगे -2। ये इसलिए ये बराबर के उस पर आयन को लिखा जाता है। अगर यहाँ पे +2 होता है तो +2 लिखते हैं, ठीक है, +3 होता है तो +3 लिखते हैं, अगर एक ही प्लस होता है तो +1 लिखते हैं। तो जो इसके चार्ज होता है ना, वो बराबर इस पर लिखे जाते हैं। यहाँ से इसको x मान लेते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो -4, इधर हो जाएगा +4। जब भी आपका +4 2 से घटेगा तो क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो आपको क्या आ जाएगा इसका नाम कि टेट्रा आयोडो प्लेटिनम 2, चूंकि ये आयन अवस्था में था तो इसको आयन लगाना जरूरी है, लिख देंगे आयन लगा देंगे 2 आयन, मतलब टेट्रा आयोडो प्लेटिनम 2 आयन। इन्हीं के 2 है तो 2 है, नहीं ऑक्सीजन निकालना पड़ा इसको, ठीक है। यहाँ से -4 आ रहा था वैल्यू, और -2 में से घटाना पड़ा, तब आया था। बहुत लोग क्या करते हैं, गेस कर लेते हैं, 2 यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, इसका ऑक्सीजन 2 ही आया था। इसका देखिए ऑक्सीजन कितना आएगा, हमें इसका नामकरण करना है। यहाँ पे केटायन भी नहीं है, एनायन भी नहीं है, चलते हैं लिगैंड पे। लिगैंड कितना है, 3 क्लोरीन है ना, लिखेंगे ट्राई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरो, इसको बोलते हैं पारा को मरकरी, ट्राई क्लोरो मरकरी, या पारा भी बोल सकते हैं, मरकरी, ट्राई क्लोरो मरकरी। इसका ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या आएगा, 100x मान लेंगे, इसका हो जाएगा -1 गुना 3 -3 हो जाएगा, बराबर उसका क्या हो जाएगा, -2। तो -3 यहाँ, और इधर हो जाएगा +3 में से 2 गया, क्या आ जाएगा आपका, 1 आएगा, 1 आयन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मरकरी 1 आयन, ट्राई क्लोरो मरकरी 1 आयन। तो जितना हो सकता था सभी तरह का हमने आपको बता दिया कि उपसंयोजक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है, और आपने सीख भी लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्नर सिद्धांत की ओर। वर्नर की 2 मुख्य बातें क्या है उनकी देख लेते हैं, जरूरी होता है, ठीक है, छोटे में समझते हैं। वर्नर सिद्धांत पे आते हैं, ठीक है, साफ कर देते हैं इसको, और आते हैं वर्नर सिद्धांत। वर्नर साहब क्या कर रहे हैं, तो वर्नर सिद्धांत इसका जो यौगिक होता है उपसंयोजक, उसकी संरचना के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। वर्नर सिद्धांत पे आते हैं हम लोग। वर्नर सिद्धांत किसकी है, तो जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स बोले तो आपका यही होता है, उपसंयोजक यौगिक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी संरचना के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स के संरचना के आधार पर इसका सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये कोबाल्ट हो गया, और ये हमारा NH3 का होल 6 हो गया, और यहाँ पे Cl3 हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि Fe हो गया, Cn का होल 6 हो गया, Cn का होल 5 हो गया, यानी कि H2O हो गया, और बाहर में भी क्या हो गया, Cl2 हो गया, ऐसा। तो जैसे मान लीजिए इनकी संरचना बनाना है, तो संरचना के आधार पर उन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि जो
अंदर वाला लिगैंड होता है, जो अंदर लिगैंड होता है उसको हम लोग प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं। और जो बाहर वाला लिगैंड होता है ना, Cl वाला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। और दोनों संयोजकता इसको मिलके कोबाल्ट को मतलब वैलेंस देता है, उसको उसका मतलब उप संयोजन यौगिक को बंध को पूरा करता है दोनों। यानी कोबाल्ट के साथ आपका 6 एमीन भी जुड़ा रहता है और Cl3 भी जुड़ा रहता है, लेकिन किस तरीके से? जो अंदर वाले लिगैंड है वो आपके डार्क लाइन से जुड़े होते हैं और जो बाहर वाले लिगैंड होते हैं वो आपके डॉटेड लाइन से जुड़े होते हैं। दूसरा नियम कह रहा था। और फिर इसका एक और नियम है कि जो आपका बाहर वाले लिगैंड होते हैं ना, वो त्रिविम दिशा में होना चाहिए था, त्रिविम संरचना में होना चाहिए। जैसे कि आकृति से हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? त्रिविम संरचना, जैसे मान लीजिए हमारा कोबाल्ट हो गया, 6 लिगैंड है, 1 2 3 4 5 6। अंदर वाले को क्या किए हम? डार्क लाइन से लिख दिए, ये हमारा प्राथमिक संयोजकता है। और सब में क्या जोड़ दिया हम? NH3 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 और NH3 और NH3 और NH3 जोड़ दिए। अंदर वाले थे और डार्क लाइन से, लेकिन जो बाहर वाले हैं हमारे उसको भी जोड़ना है डॉटेड लाइन से, वो भी त्रिविम अवस्था में। त्रिविम बोले तो अगर क्लोरीन यहाँ है तो एक यहाँ होना चाहिए और एक यहाँ चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यानी कि 3 दिशाओं में होना चाहिए, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, जेड अक्ष पे, उसको बोलते हैं त्रिविम दिशा। तो ये ऐसी आकृति का मतलब ऐसा आकृति होना चाहिए, अष्टफलकीय होगा, कैसा होगा, ये आपका बर्नर सिद्धांत से मतलब बताया गया है। इसकी बनाएंगे तो देख लीजिए कैसे बनेगा। ये हमारे अंदर के लिगैंड है, मतलब कि प्राथमिक संयोजकता है, ये डार्क लाइन से जुड़ेंगे। ये हमारा लोहा हो गया, इसके भी 6 हम लोग बनाते हैं। अंदर में कितने हैं? 5 और एक 6। CN जुड़ा हुआ है, 5 CN जुड़े हुए हैं और एक हमारा क्या जुड़ा हुआ है? हमारा H2O जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक हमारा H2O जुड़ा हुआ है। ये हमारे अंदर वाले थे और अंदर वाले को बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। और ये कैसे जुड़े होते हैं? डार्क लाइन से जुड़े होते हैं। बाहर में क्या है? 2 क्लोरीन है और इसको बोलते हैं द्वितीय संयोजकता और डार्क लाइन से लिखते हैं। तो इसको भी क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसको जो दिशा मिलनी चाहिए, त्रिविम अवस्था मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन इधर है तो अगला भी यही जोड़ दें या इसके जस्ट पीछे जोड़ दें, नहीं, त्रिविम दिशा में होना चाहिए। ये हमारा क्या था? वर्नर सिद्धांत का जो भी था, वर्नर सिद्धांत था जो कि संरचना के ऊपर है, ठीक है? 2 मुख्य इनके हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक को डार्क लाइन से और बाहर वाले को जो डॉटेड लाइन से सूचित किया था, और इसको त्रिविम अवस्था में देना चाहिए जगह। हो गया। इनका दोष भी आता है, बर्नर साहब का एक मुख्य दोष ये है कि किसी किसी का 4 लिगैंड होता है, किसी किसी क्या होता है? 4 लिगैंड होता है। तो 4 लिगैंड वाले की आकृति कभी अष्टफलकीय टेट्राहेड्रल बन जाती है, चतुष्फलकीय, कभी ऑक्टोहेड्रल बन जाती है। ऐसा क्यों? ये मतलब बताना मुश्किल है। दूसरा आपका क्या इनका दोष है? दूसरा दोष ये है कि ये जो आप बना रहे हैं CN, इनकी जो स्थिति है वो आपका निश्चित नहीं है। इसकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। स्थिति बोले तो ये H2 जरूरी नहीं हम यहाँ लिखे हैं, ये आपका इसकी जगह CN हो सकता था, यहाँ H2 हो सकता था, मतलब ये H2O का CN का कोई जगह फिक्स नहीं है। इस 6 भुजा में से कहीं भी CN हो सकते हैं, कहीं भी H2O हो सकते हैं। ये इनका दोष है कि ज्यामितीय संरचना का जो स्थिति है ना, उसके बारे में कुछ सही से व्याख्या नहीं करते। तो इनका दोष भी याद रखिएगा और इनकी जो नियम सिद्धांत है वो भी याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया, बर्नर का भी कंप्लीट हो गया, आपका नामकरण भी कंप्लीट हो गया और ऑक्सीकरण भी हो गया। आगे के पार्ट में हम लेकर आएंगे समयोता। उप संयोजन यौगिक में क्या लेकर आएंगे? समयोता लेकर आएंगे, ठीक है? तो ये आपका सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का ही हिस्सा था। अगले दिन हम एक ही में बनाए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण से उसमें से कट गया था, ठीक है? तो आज के लिए आपका इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग पढ़िए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिए।